हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हमने परीक्षावाणी सीरीज शुरू कर दी है, और जिसमें कि परीक्षावाणी का जो अध्याय 1 है उसको हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज के हमारे इस परीक्षावाणी सीरीज की यह दूसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वह क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने परीक्षावाणी का जो अध्याय नंबर 2 है उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की यह MCQ सीरीज, जिसमें कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि कल कि मानस खंड जो कि कुमाऊं को कहा जाता है और केदार खंड गढ़वाल को कहा जाता है। इसके संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुर। ऑप्शन नंबर सी है खसदेश। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पुराणों में जो मानस खंड और संयुक्त केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को जो कहा गया है वो कहा गया है दोस्तों उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश, इन नामों से उत्तराखंड को पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त रूप को कहा गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए कौन सा नाम दिया गया है। यानी बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन से नाम का उपयोग किया गया है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए है हेमवत। ऑप्शन नंबर बी है गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी है हिमवंत। ऑप्शन नंबर डी है सुबाहु क्षेत्र। तो दोस्तों, जो बौद्ध साहित्यों में है उत्तराखंड के लिए जो नाम दिया गया है वह है हिमवंत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमवंत। और दोस्तों, जो हेमवत है, हेमवत को वैदिक काल में गढ़वाल को हेमवत कहा जाता था। हेमवत गढ़वाल है तो वैदिक काल में हेमवत नाम का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि महाभारत में केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें कि ऑप्शन नंबर ए है मोरध्वज। ऑप्शन नंबर बी है गौविशान। ऑप्शन नंबर सी है भृंगतुंग। ऑप्शन नंबर डी है वीरभद्र। तो दोस्तों, जो महाभारत में केदारनाथ के लिए जो नाम दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी भृंगतुंग। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ है तो भृंगतुंग नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है मोरध्वज, इसके लिए यह जो शब्द है यह कोट द्वार के लिए इस कोट द्वार का प्राचीन नाम है। गोविशान काशीपुर का प्राचीन नाम है। और जो वीरभद्र है, वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। दोस्तों, यह हो गई इस क्वेश्चन से कुछ अलग बेसिक जानकारी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए तथा इस क्षेत्र में जो निवासी है उनके लिए क्या कहा गया है। कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए व इस क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अप्रांत। ऑप्शन नंबर बी है पुलिंद। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है केवल ए। तो जो कालसी अभिलेख है यह है दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा ही 257 ईसा पूर्व में यह अभिलेख यहाँ
गढ़वाया गया था, जिसमें कि उसने लिखा है कि मैंने अपने समस्त प्रजा के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है। और यह अभिलेख क्या है, 13वां नंबर का अभिलेख है अशोक का। तो इस कालसी अभिलेख में जो इस क्षेत्र के लिए तथा इस क्षेत्र के निवासियों के लिए जो शब्दों को कहा गया है वो है अप्रांत और पुलिंद। अप्रांत इस क्षेत्र के लिए कहा गया है और पुलिंद इस क्षेत्र में जो निवासी है उनके लिए कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि लाखामंडल अभिलेख किस वंश से संबंधित है। दोस्तों जो देहरादून में लाखामंडल है, लाखामंडल जो देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक हमें अभिलेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है योधे वंश, ऑप्शन नंबर बी है यदु वंश, ऑप्शन नंबर सी है पौरव वंश और ऑप्शन नंबर डी है कुनिंद वंश। तो दोस्तों यह जो लाखामंडल अभिलेख है यह है आपके यदुवंश, यदुवंश से संबंधित है। यदुवंश क्या है, यदुवंश की है राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वर का यह लाखामंडल अभिलेख है जो कि क्या है, राजकुमारी ईश्वरा जो है वह यदुवंश से संबंधित थी। और जो यह राजकुमारी ईश्वरा थी वह थी भास्कर वर्मन की पुत्री, भास्कर वर्मन की पुत्री थी और चंद्रगुप्त की पत्नी थी, जो कि चंद्रगुप्त क्या थे, जालंधर के शासक थे। दोस्तों ये हो गई लाखामंडल अभिलेख से कुछ जुड़ी अन्य जानकारी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज का, यह क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका किससे संबंधित है, यानी बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो है उसका संबंध किस शासक से। इसमें ऑप्शन नंबर ए है विष्णु वर्मन, ऑप्शन नंबर बी है धूति वर्मन, ऑप्शन नंबर सी है शील वर्मन, ऑप्शन नंबर डी है वृष वर्मन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शील वर्मन। शील वर्मन ने ही बाड़वाला में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और वहीं से इनकी बाड़वाला यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है, जो कि शील वर्मन की है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही एग्जामों में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। बहुत ही लोग इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तराखंड का राजनीतिक वंश कौन सा है और उत्तराखंड का ऐतिहासिक वंश कौन सा है। तो दोस्तों आज का यह क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा है। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कुनिंद, ऑप्शन नंबर बी है कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन नंबर सी है पंवार राजवंश, ऑप्शन नंबर डी है चंद राजवंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुनिंद राजवंश। कुनिंद राजवंश को ही उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश कहा जाता है। दोस्तों आज का जो अगला क्वेश्चन है वह है कि इसी कुनिंद राजवंश से यह क्वेश्चन संबंधित है कि कुनिंदों का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था। कुनिंदों का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था। और इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 है सुबाहु, ऑप्शन नंबर बी है विराट, ऑप्शन नंबर सी है दशरथ, ऑप्शन नंबर डी है अमोघवर्ती। तो दोस्तों कुनिंदों का जो सबसे प्रतापी और महान शासक थे वो थे आपके अमोघवर्ती। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कुनिंदों की मुद्रा कौन सी नहीं है। निम्न में से कुनिंदों की मुद्रा कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी है अमोघवर्ती प्रकार की मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी है महेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो दोस्तों जब हम कुनिंद वंश को पढ़ते हैं तो इस कुनिंद वंश को जो पढ़ने में हमें मदद दिलाती है वह है इनकी मुद्राएं, जो कि हमें अल्मोड़ा से प्राप्त होती है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं और अमोघवर्ती प्रकार की मुद्राएं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेश्वर प्रकार की मुद्राएं, क्योंकि कुनिंद वंश की जो मुद्राएं हैं वो है अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की और अमोघवर्ती प्रकार की, और महेश्वर प्रकार की मुद्रा कुनिंद वंश की नहीं। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि किस वंश की द्वि तथा त्रि मुद्रा अभिलेख
जो है वो सिक्के प्राप्त हुए? किस वंश के द्वि तथा त्रिमुद्रा अभिलेख वाले सिक्के प्राप्त हुए? इसका ऑप्शन नंबर ए है कत्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है योधे, ऑप्शन नंबर सी है पौरव, ऑप्शन नंबर डी है चंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पौरव वंश। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण पे। जिस प्रकार से आयोग का जो पैटर्न है, आयोग क्वेश्चन बना रहा है, उसी आधार पे मैंने कोशिश की है कि उस आधार पे कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं डालता ही रहूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यानी कि कथनों को पर विचार करना है तथा सही कथन का भी चयन करना है। सर दोस्तों पहला कथन है कि कालिदास ने अपनी रचना कुमार संभव में हिमालय की वंदना की है तथा उसे अनेक रत्नों का जन्मदाता कहा है। दोस्तों कथन 2 है कि उत्तराखंड हिमालय के मध्यवर्ती भाग में है। तो दोस्तों जो कालिदास की रचना कुमार संभव है, इसने इसमें हिमालय की वंदना की है तथा उसे अनेक रत्नों का जन्मदाता कहा है। यह कथन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। कथन नंबर 2 है कि उत्तराखंड हिमालय के मध्यवर्ती भाग में है, यानी उत्तराखंड हिमालय के मध्य हिमालय वाले भाग में है। तो ये भी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय के मध्य हिमालय भाग में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो हाल ही में हुआ कनिष्ठ आय का पेपर था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और सेम इट इज यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। तो इस अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है तालेश्वर, ऑप्शन नंबर बी है कालसी अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है मंडल अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है बागेश्वर अभिलेख। तो जो दोस्तों यूनानी राजाओं का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है आपके कहाँ? कालसी अभिलेख में। कालसी अभिलेख में हमें 5 यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? यानी कि तालेश्वर जो ताम्रपत्र है वह किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है यादव वंश, ऑप्शन नंबर बी है पौरव वंश, ऑप्शन नंबर सी है पंवार वंश, ऑप्शन नंबर डी है चंद वंश। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि यह ताम्रपत्र है क्या है पंवार वंश या चंद वंश में से किसी का होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौरव वंश। पौरव वंश का ही तालेश्वर ताम्रपत्र है। और इस ताम्रपत्र से हमें क्या करते हैं, जो इस ताम्रपत्र में इस पौरव वंश के जो राजा है धूति वर्मन और विष्णु वर्मन द्वितीय, धूति वर्मन और विष्णु वर्मन द्वितीय के नामों का उल्लेख मिलता है। और इस जो ताम्रपत्र की जो भाषा थी वह संस्कृत और इसकी लिपि थी गुप्त ब्राह्मी थी। दोस्तों यह जो ताम्रपत्र है उत्तराखंड के प्रत्येक मतलब पिछले जो एग्ज़ाम है काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है, तो यह है पौरव वंश से संबंधित है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन नंबर बी है पौरव वंश, ऑप्शन नंबर सी है पंवार वंश, ऑप्शन नंबर डी है चंद वंश। तो दोस्तों अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कौन सा है। उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश है वो हो जाएगा कुनिंद वंश, और उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश हो जाएगा वो हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। इसी में ही कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राजनीतिक राजवंश है, कौन सा ऐतिहासिक राजवंश है। तो दोस्तों राजनीतिक वंश हो जाएगा कुनिंद और ऐतिहासिक राजवंश हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि
ह्वेनसांग ने अपनी रचना सी यू की में गंगा और हरिद्वार के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग है हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं और अपनी जो इनका जो यात्रा वृत्तांत है सी यू की उसमें उत्तराखंड में भी यह आते हैं और उत्तराखंड का भी उल्लेख करते हैं। तो उनकी जो रचना है सी यू की में उन्होंने गंगा और हरिद्वार के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाभद्रा, ऑप्शन नंबर बी है मोयुलु और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। तो दोस्तों, जो ह्वेनसांग ने अपनी रचना सी यू की में गंगा को कहा है महाभद्रा और हरिद्वार को कहा है मोयुलु। और इसने हरिद्वार का जो माप बताया है वो 20 ली चीनी माप, 20 ली इसका माप बताया है। और उत्तराखंड हेतु इसने कहा है पोलो उत्तराखंड हेतु यह इसने उत्तराखंड का नाम दिया है। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि यमुना घाटी में यदुओं का जो अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे जाता है? यानी जो यमुना घाटी है, यमुना घाटी में जो यदु वंश था उसका अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कौल, ऑप्शन नंबर बी है किरात, ऑप्शन नंबर सी है नाग, ऑप्शन नंबर डी है यक्ष। तो दोस्तों, यमुना घाटी में जो यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जाता है वो जाता है नागों ने ही यमुना घाटी से यदुओं का अस्तित्व मिटाया था। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? यानी उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कौल, ऑप्शन नंबर बी है किरात, ऑप्शन नंबर सी है खस, ऑप्शन नंबर डी है भोटिया। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जाति है वो है आपकी कौल जाति को ही उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। और इस कौल जाति के संदर्भ में कुछ अन्य फैक्ट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस कौल जाति के लिए मुंड और सबर नाम का भी वर्णन मिलता है तथा इसी कौल जाति ने कुमार और कुमारी प्रथा का प्रचलन भी किया था। जैसे कि आजकल सभी लोग लिखते हैं अपने नाम के पीछे कुमार, तो इसी जो कुमार कुमारी जो प्रथा थी वह किसने चलाई? कौल जाति ने ही चलाई थी। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि झटेला तथा टिकुआ प्रथा किस जाति में प्रचलित थे? झटेला तथा टिकुआ प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए है कौल, ऑप्शन नंबर बी है किरात, ऑप्शन नंबर सी है खस, ऑप्शन नंबर डी है भोटिया। तो दोस्तों, झटेला और टिकुआ प्रथा जो है वो थी आपकी खस प्रजाति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खस प्रजाति में झटेला और टिकुआ प्रथा प्रचलित थी। अब दोस्तों, यह झटेला प्रथा होती क्या है कि खसों से यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, यदि कोई स्त्री मतलब अपने पति को छोड़कर दूसरे जो मर्द के साथ शादी करती है तो उसका जो उससे उत्पन्न जो पहले पति का जो पुत्र था उसे ही क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। ठीक है। टिकुआ प्रथा क्या थी दोस्तों? टिकुआ प्रथा थी कि कोई विधवा स्त्री है वह किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, उसे ही टिकुआ प्रथा कहा जाता था। दोस्तों, खसों में एक दो प्रथाएं और प्रचलित थी, जैसे कि घर जुए प्रथा थी, पशु बलि प्रथा थी। यह प्रथाएं किस में? खस प्रजाति में ही प्रचलित थी। दोस्तों, पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि रणबड़ प्रथा किस जाति में प्रचलित है? रणबड़ या रंगभंग प्रथा भी इसे कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कौल, ऑप्शन नंबर बी है किरात, ऑप्शन नंबर सी है खस, ऑप्शन नंबर डी है भोटिया। तो दोस्तों,
भोटिया जनजाति में ही रणवर प्रथा का प्रचलित है। और यह रणवर प्रथा है क्या? यह रणवर प्रथा है दोस्तों एक वैवाहिक प्रक्रिया है जिसमें कि जो अविवाहित लड़के और लड़कियां होती है उनको एक स्थान पर सब इकट्ठे होकर के अपने मन की बात कहनी होती है, जिसे रणवर प्रथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बहादुराबाद जो कि हरिद्वार में है, हरिद्वार में ताम्र उपकरण तथा मृद भांड की खोज किस वर्ष हुई थी? बहादुराबाद हरिद्वार में ताम्र उपकरण तथा मृद भांड की खोज किस वर्ष हुई थी? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953, ऑप्शन नंबर डी 1954। तो दोस्तों बहादुराबाद हरिद्वार से जो ताम्र उपकरण तथा मृद भांडों की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए 1951। दोस्तों ठीक इसी के 2 साल बाद 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसी बहादुराबाद में क्या पाषाणकालीन जो उपकरण थे, पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।